हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, लॉज का मतलब होता है रूल्स। मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जिनको यूज़ करके हम कैलकुलेशन करते हैं या फॉर्मूला बनाते हैं वगैरह वगैरह, वो लॉज होते हैं। एक्सपोनेंट्स होते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर हो, जैसे कि मैंने लिखा कि 2 की पावर 2 या फिर इस तरीके से 3 की पावर 3। तो ये जो 2 है, जो 3 है, जो नंबर के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, जो उसकी पावर है, उसे एक्सपोनेंट कहते हैं उस नंबर का। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं। और रियल नंबर के बारे में तो हमें पता ही है, पिछले कुछ लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं। जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर हो वो रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हम कुछ रूल्स को पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के, जब वो रियल नंबर्स के ऊपर लगे हुए हों। दोबारा सुनो, अब हम लॉज को, रूल्स को पढ़ने वाले हैं उन एक्सपोनेंट्स के जो रियल नंबर के ऊपर लगे हुए हों, रियल नंबर्स के ऊपर लगे हुए हों। ठीक है, समझ आएगा क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। चलो, इसको शुरू करने से पहले तुम लोगों से 4 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या इनको सिंप्लीफाई या सॉल्व करना तुम्हें आता है, या तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद है तुम्हारी पिछली क्लासेस का। अगर नहीं तो चलो थोड़ा सा याद करते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं 17 की पावर 2 या फिर 17 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 17 की पावर 5, क्या बनेगा। देखो, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट अलग अलग या पावर अलग अलग हो, पर नीचे वाला नंबर 17 जो कि एक रियल नंबर है, या तो उसे रियल नंबर कहो या पॉजिटिव रियल नंबर कहो या नेचुरल नंबर कहो, 17 को कुछ भी कह दो, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर पावर अलग अलग हो और ये वाला नंबर सेम हो, यानी कि बेस सेम हो, एक्सपोनेंट के नीचे ये जो नंबर होता है ना, जैसे यहां पे 17 है, इसे बेस कहते हैं। अगर ये बेस सेम होता है तो हम इस बेस को एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली इन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, 2 + 5 हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 की पावर 7। 2 + 5 7 होता है। ऐसे इसको कैसे करेंगे, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया होता है कि कोई एक बेस की एक्सपोनेंट है, पावर है 2, और उसकी भी कोई ना कोई पावर है, जैसे कि 7 है यहाँ पे, 5 की पावर 2 फिर उसकी भी पावर 7, तो होता क्या है कि ये जो दोनों पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये होगा 5 की पावर, इधर 2 7 14, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 14। अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो कि अब एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, बेस सेम है पर डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है कि 23 जो बेस सेम है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो न्यूमरेटर वाला नंबर है, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर के नंबर की पावर है, जैसे यहाँ 23 की पावर 10 है, तो ऊपर वाला नंबर पहले आता है और माइनस हो जाता है ये नीचे वाले नंबर का एक्सपोनेंट 7। तो यह आएगा 23 की पावर 10 में से 7 गए तो 3। फिर अब यहां पे देखो, यहां पे ना बेस अलग अलग है पर एक्सपोनेंट सेम है। ऐसे केस में क्या किया जाता है, जिसमें बेस अलग अलग हो, इसमें 7 है, इसमें 9 है, पर एक्सपोनेंट सेम है 3 और 3, तो इसमें हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 × 9, और इन दोनों का बेस सिर्फ एक ही लिख देते हैं 3। 7 9 होता है 63, तो ये हो जाएगा 63 की पावर 3। तो ऐसे इन 4 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इतनी चीजों को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या तुम्हें पता चला कि तुमने उन क्वेश्चंस को करते हुए 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद कर लिया जो तुम पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो। वो कौन से हैं? ये वाले। इनको करने से पहले तुम्हें 3 चीजें बता देता हूं सिर्फ। इसमें ये जो ए है, इसमें ये जो ए है ये बेस है, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस करते हुए तुम्हें बताया ना बेस क्या होता है, वही वाला बेस है। इसमें एम और एन क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं। और पिछली क्लासेस में अभी तक तुमने ये जो लॉज पढ़े हैं, ये जो रूल्स पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स वाले, वो पढ़े हैं उन नंबर्स के लिए जब ए, एम और एन ये तीनों ही नेचुरल नंबर थे, सिर्फ नेचुरल नंबर थे। ठीक है,
उसके लिए पढ़े हैं। अभी रियल नंबर्स के लिए क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, वो तुम पढ़ोगे। अभी मैंने तुम्हें वो नहीं बताया, अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि पिछली क्लासेस में तुमने कितना पढ़ लिया था। ठीक है, तो वो याद करवा रहा हूं मैं अभी। ये भी पिछली क्लासेस को याद करवाने के लिए है। इसमें ए बेस है, एम और एन एक्सपोनेंट्स हैं, और ये ए, एम और एन ये तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, याद रहे। और इसमें जब ए रेस टू पावर एम था, मल्टीप्लाई हो रहा था फिर ए रेस टू पावर एन, तो इसको हम कैसे लिखते थे? बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दिया, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई में है तो इसको आपस में ऐड कर दिया, ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद बेस ये था ए, और जब उसकी पावर की भी कोई पावर थी तो इसमें ए तो एज इट इज रह जाता था और ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी, एम डॉट एन। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और जब भी ऐसे डिवाइड में हो रहा होता था, बेस सेम था, एक्सपोनेंट अलग अलग थे, डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस एक बार लिखते थे, न्यूमरेटर वाला एक्सपोनेंट पहले माइनस करके डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट। और जो न्यूमरेटर वाले नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है एम, ये हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर वाले नंबर के एक्सपोनेंट से। ये चीज याद रखना, ये ग्रेटर का साइन है, एम इज ग्रेटर देन एन, एम हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट से। आगे, अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो उस केस में क्या होता था कि हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे और एक्सपोनेंट एक आ जाता था दोनों का। तो ये हमने रूल्स समझे पिछले कुछ क्वेश्चंस की मदद से, और ये अभी तक पिछली कुछ क्लासेस की कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि इसमें और आगे की चीज़ें जो मैं समझाऊंगा उसे समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी बेस है ए, उसकी पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? यार कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है ना तो उसका आंसर 1 होने वाला है, याद कर लो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 अपॉन या 1/1 ए की पावर n किसके बराबर होगा? यानी a कोई भी बेस है, ये उसका एक्सपोनेंट है n, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है पूरा नंबर 1 के नीचे, तो 1 अपॉन a की पावर n किसके बराबर होगा? हमें पता है कि 1 जो है वो a की पावर 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर वो a की पावर 0 लिख सकता हूँ, अपॉन में a की पावर n तो जा ही रही है। और मुझे पता है जब भी कोई सेम बेस होता है और वो इस तरीके से डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो बेस लिखा जाता है पहले, जो न्यूमरेटर है वो ऐसे रह जाता है और माइनस हो जाता है ये वाला डिनोमिनेटर इसमें से। तो यानी 0 अब लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो a के जो आंसर आएगा वो a की पावर -n आने वाला है। यानी ये पता चला कि अगर हमारे पास 1 अपॉन a की पावर n अगर कुछ है तो उसको हम a की पावर -n लिख सकते हैं। लास्ट में यही आंसर आया, यहां से शुरू किया था, यहां पे पहुंच गए सॉल्व करते हुए, यानी ये इसके बराबर है। ऐसे ये एक रूल निकल के आया, लॉ निकल के आया कि 1/a की पावर n अगर लिखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास में 1/17 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं 17 की पावर -3 करके लिख सकता हूं। देख लो, 17 को a की तरह सोचो और n को 3 की तरह सोचो, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यानी कि इस लॉ को पढ़ने के बाद ये जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूल्स की तरफ अब थोड़ा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर -5 दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? वैसे ही सोचो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो एक बेस वही लिख देंगे, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं तो उनको यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 17 रेस टू 2, अब प्लस माइनस क्या होगा? -5। अब 17, 2 में से 5 गए तो क्या बचे? 3। अपने मुंह पे ना चपेड़ मारो जोर से। 5 - 2 3 होता है, पर 2 - 5 -3 होता है।
5 माइनस 2 तो 3 होता है, वो ठीक है, पर अगर उल्टा लिखा हो 2 माइनस 5 लिखा हो, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा हो, तो नंबर वही आता है, साइन चेंज हो जाता है। +3 लिख दिया ना तो गलत हो जाता, तो इसीलिए ये होता है 17 की पावर -3। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये भी वैसा ही है, पहले किसी बेस की पावर कुछ है और उसकी भी फिर पूरी एक पावर है, यानी 5 की पावर 2 है और उनकी पूरी की पावर -7 है। तो तुम क्या करो, इस माइनस साइन को भूल जाओ अभी और बेस लिखो 5, 2 7 14 होता है तो 14 लिखो, और 14 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 7 माइनस का है, -14। चलो ये भी डन। आगे 23। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के अलग अलग है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जो सेम बेस है उसको एक बार लिख लेना है, फिर उसकी पावर में जो न्यूमरेटर वाले नंबर का एक्सपोनेंट है या जो पावर है उसको हम पहले लिखते हैं और फिर माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर वाला नंबर जो कि है 7। अब 23 तो ऐसे ही रहेगा। अब -10 -7 क्या होगा यार, एक बात को ना तुम याद कर लो, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर है जैसे कि -3 -4 -10 -7 -8 -3, मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर जो दोनों के आगे माइनस माइनस का साइन हो, कोई भी दो नंबर जिनके आगे इस तरीके का माइनस माइनस का साइन हो, ये एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, पर जितने भी कोई भी नंबर ले लो जिसके आगे ऐसे दोनों माइनस 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 हो, तो हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और फिर इसके आगे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। जैसे कोई दो नंबर हो, इसको प्लस करते हैं, ये आ गया 17, माइनस का साइन लगा देते हैं। दो नंबर हो, प्लस करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ऐसे इन नंबर्स को प्लस या माइनस किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे था -10 -7, तो 10 और 7 को पहले तो ऐड कर लो, आया 17, और उसके आगे आएगा माइनस का साइन, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करो, अलग अलग बेस को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों की पावर को सेम कर दो, वही जो कि है -3। 7 9 होगा 63 और इसकी पावर आ जाएगी -3। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के भी कुछ रूल्स हमने एग्जांपल्स के जरिए समझे, 4 एग्जांपल के जरिए समझे। a की पावर 0 किसके बराबर होती है वो देखा, अगर 1/a की पावर n है कुछ इस तरीके से, तो वो a की पावर -n के बराबर हो जाता है। तो इतनी चीज़ों को नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कोई भी एक नंबर लूँ जिसका एक्सपोनेंट या जिसकी पावर एक रैशनल नंबर हो, बटे में हो, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, वो जानने से पहले कुछ बातें और जाननी ज़रूरी हैं, वो जानते हैं पहले। हमने अभी तक इतना तो पढ़ा है कि अगर कोई भी nth स्क्वायर रूट ऑफ a किसी भी b के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि b की पावर n, यही वाला नंबर n अगर हो तो वो a के बराबर होगा। जैसे जिसमें a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 4 स्क्वायर रूट में हो जिसका आंसर 2 है, अगर हम इसी तरीके से स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हम 2 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ये 2 के बराबर होता है। इतना तो पता है कि कैसे होता है। अब अगर मैं 2 की पावर ये जो n है ये रख दूँ 2, तो वो 4 के बराबर ही होगा, है ना। तो बस वही बोला जा रहा है, अगर कोई भी nth स्क्वायर रूट ऑफ a है जो कि b के बराबर है, जैसे कि क्यूब, जैसे ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये 2 के बराबर है, nth रूट ऑफ a है b के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2 के बराबर, तो ये जो b की पावर n होगी, ये वाला n, वो इसी a के बराबर होगा, यानी 2 की पावर ये जो 2 है वो इसी 4 के बराबर है। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, आ गया होगा समझ। जिसमें ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, और इसका जो आंसर आएगा ये b, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के वो भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है ना। एक्सपोनेंट के टर्म्स में या फिर पावर के टर्म्स में अगर मैं कहूं तो उसमें क्या रूल है, क्या लॉ है nth रूट ऑफ a का। nth रूट ऑफ a एक्सपोनेंट की भाषा में a की पावर 1/n के बराबर होता है। एग्जाम्पल के साथ बताओ सर, अभी बताता हूं।
अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 ले लेता हूँ तो एक्सपोनेंट की टर्म में ये किसके बराबर होगा, ये 2 की पावर 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं भी लिखूँ तो इसका मतलब यही है कि ये स्क्वायर रूट है, 2 वाला रूट है। मैं कई बार ना यहाँ पे nth स्क्वायर रूट ए बोली जा रहा था गलती से, तो वो नहीं है। nth रूट, स्क्वायर रूट सिर्फ हम तब लगाते हैं जब रूट के बाहर कुछ ना हो या 2 हो। अगर बाहर 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 4 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, मतलब लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के जरिए हमने इस चीज़ को समझ लिया। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस 3 को ये n मान लूँ, इस बेस को ये 2 मान लूँ, तो इसका आंसर a की पावर 1/n आता है, यानी 2 की पावर यही 1/3 आया। ऐसे आया समझ। अब इतना समझने के बाद अब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो 4 × 3/2 को मैं 4 की पावर 1/2 की पूरे की पावर 3 लिख सकता हूं। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो इतनी सी चीज को ना साइड में सॉल्व करके देखो, 4 की पावर 1/2 की पूरे की पावर 3। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नीचे बेस हो और 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब इस तरीके से कि किसी एक नंबर का कोई ना कोई पावर हो और उस पूरे की कोई ना कोई पावर हो, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखो क्या आएगा, 3/2 नहीं आएगा क्या, 3/2 आएगा ना। तो यहाँ पे 4 की पावर 3/2 ही तो आया, यानी कि 4 की पावर 3/2 इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की पावर 1/2 होने का क्या मतलब है, 4 की पावर 1/2 होने का क्या मतलब है, 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का जो स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट और इस पूरे की पावर 3 है। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर होता है, यानी कि 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये आ गया 2 2 4, 4 2 8। एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसका एक और तरीका है निकालने का। क्या सर? अभी बता देता हूं। अब 4 की पावर 3/2 को तुम 4 की पावर 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे ही 3 × 1/2, वही बात हो गई, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 3/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 3 अंदर है, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इस पूरे की पावर बाहर जो बची हुई है दैट इज 1/2 है। फिर 4 4 16, 16 4 64, तो ये आ गया 64, और इस पूरे की पावर 1/2 है। किसी भी नंबर की पावर 1/2 होने का मतलब है कि वो उस नंबर के रूट के बराबर होता है। अगर ये 1/3 होता तो क्यूब रूट के बराबर, 1/4 होता तो 4th रूट के बराबर। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पहले उस नंबर का एलसीएम लेना होता है। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद देखो कि हमें उसका कितवा स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, 4th रूट निकालना है, जितना भी निकालना होता है। उतने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं जब, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे पहले एलसीएम करते हैं 64 का, ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, 2 2 4। फिर 32 भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, और फिर नीचे आएगा, ये आ गया 16, क्योंकि अब 16 2 32 होता है, तो वही से समझ लो। फिर 2 8 16, 2 4 8, और 2 2 4, और 2 1 2, ये हो गया एलसीएम। अब जो चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है उसको रूट से बाहर निकालते जाओ। पहले ये 2 बार रिपीट हुआ, 1 2 बाहर आ गया, ये 2 बार रिपीट हुआ, फिर यहां से भी 1 2 बाहर आ गया, ये 2 बार रिपीट हुआ, यहां से भी 1 2 बाहर आ गया, यानी 3 बार 2 बाहर आए हैं, 3 बार 2 बाहर आए हैं, यानी 2 2 4, 4 2 8, इसमें भी यही आंसर आया। यानी कि 4 की पावर 3/2 को खोलने के 2 तरीके हैं, और उन दोनों से ही आंसर तो सेम ही आने वाला है, जो कि है 8। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने अभी तुम्हें समझाने थे उन नंबर्स के लिए जिनकी पावर, जिनका एक्सपोनेंट एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो इस बात को कि nth रूट ऑफ a एक्सपोनेंट की टर्म में a की पावर 1/n के बराबर होता है। n कोई भी इंटीजर है, a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी या तो पॉजिटिव नंबर है।
वैसे ही हमने पहले जो पढ़ा था, अभी तक इतने लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि nth रूट ऑफ a अगर किसी भी नंबर b के बराबर है तो वो b की पावर अगर हमने n करी तो वो इसी a के बराबर आ जाएगा, और इसमें a और b दोनों जीरो के बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं। चलो इतना नोट करो और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखी है उसके ज़रिए कोई भी अगर नंबर a है जिसकी पावर में रैशनल नंबर है m/n करके, जिसमें ये n जीरो के बराबर ना हो, उसके लिए हमने रूल ये देखा कि इसको हम a की पावर m की पावर 1/n करके लिख सकते हैं, और फिर ये 1/n का मतलब है nth रूट, यानी nth रूट ऑफ a, और इस पूरे की पावर m हो सकती है ना। देखो 1/n का मतलब क्या हुआ, इस पूरे नंबर का रूट। a एक्चुअली यहाँ पर है, ये m यहाँ पर है, इसके साथ a की पावर m और इस पूरे का रूट, और रूट n वाला ये वाला है ना। जैसे हमने 4 की पावर 3/2 में 4 की पावर 3 कि पूरे की पावर 1/2 कर दी थी ना, जैसे यहाँ पे a की पावर m के पूरे की पावर 1/n। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि 4 की पावर 3 ऐसे ही रही और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया था, ये 2 यहाँ पे आ गया था आगे। अब यहाँ 2 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, मतलब यही होता है कि ये इसका स्क्वायर रूट है। फिर 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया था, 4 की पावर 3 किया जो कि 64 आया, और उसका रूट 8 आया, है ना। ठीक है, सही है। और a की पावर m/n को सॉल्व करने का एक और तरीका था कि a की पावर 1/n पहले किया और इस पूरे की पावर m हो गई। a की पावर 1/n होने का मतलब nth रूट ऑफ a और इस पूरे की पावर m, है ना। इसका मतलब इसका रूट n और इस पूरे की पावर m है। तो ये रूल है, लॉ है एक्सपोनेंट का उनके लिए जब किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर रैशनल नंबर वाला एक्सपोनेंट हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट में एक रैशनल नंबर दिया है, मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेस वाला नंबर पर रैशनल नंबर अलग है, कोई भी p/q अलग है, तो ये हमें आएगा इस तरीके से a की पावर m/n प्लस p/q करके, ऐसे। यानी कि वैसे ही अगर इसमें एक्सपोनेंट सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो वो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सपोनेंट दोनों का एक हो जाएगा। यानी अभी तक हमने जितने भी एक्सपोनेंट के लिए रूल्स पढ़ लिए ना, वो सारे ही रूल्स रैशनल नंबर के लिए भी वही होंगे। बस रैशनल नंबर को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। सिर्फ इन 2 रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना आ गया ना एक बार तुम्हें उसको, तो सारा काम हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर हम करेंगे तुम्हारी बुक में दी गई एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। चलो करो। अब हम करेंगे तुम्हारे बुक की एग्जाम्पल नंबर 20, और इस लेक्चर का आखिरी पड़ाव है ये, ठीक है। तो तुम्हारी 20th एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई। बस इन सबको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करो, बेस को एक बार लिख दो और जो पावर्स हैं उन्हें ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3। जब भी हमारे पास ऐसे कोई 2 बटे वाले नंबर प्लस या माइनस हो रहे हो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक बार वही सेम लिख दो और ऊपर वालों को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी बीच में साइन है। 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो ये हो गया 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, क्योंकि 3 1 = 3 होता है, तो 2 की पावर बची 1, और 2 या फिर किसी भी नंबर की पावर 1 होने का मतलब वही नंबर होता है, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, कर लिया।
1 2 3 4 5। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब हम करेंगे अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 की पावर 4। हमें पता है कि जब भी किसी बेस की कुछ पावर होती है और पूरे की कुछ ना कुछ पावर होती है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पे आएगा 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5। और 3 की पावर 4/5 होने का मतलब है 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर को मैं 1/5 करके लिख देता हूं। मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि 3 की पावर 4/5 थी। इसको मैं 3 की पावर 4 इंटू 1/5 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 और 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/5 ही आएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब 3 की पावर 4 होने का मतलब क्या है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें 1 2 3 4, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/5। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा कितना होगा करके देखते हैं। 27 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 81। तो यह आ गया 81, और 81 की पावर कितनी है 1/5, 1/5। 81 की पावर 1/5 आ गई। अब क्या करें, इसका मतलब है कि 5th रूट ऑफ 81 है ना, 81 का 5th रूट। अब मैं 81 का एलसीएम करूंगा और जो नंबर 5 बार रिपीट हो रहा होगा वो रूट के बाहर आ जाएगा और वही उसका आंसर होगा। चलो 81 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। कहाँ पे आता है, 3 2 ज़ा 6, नीचे आया ये 327 ज़ा 81 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और ये 1, पर ये 3 तो 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 81 5th रूट ऑफ 81 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 81 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 बार रिपीट हो रहा हो, तो 81 के रूट से कुछ बाहर निकल ही नहीं सकता। तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 3 की पावर 4/5 लिखा हुआ है अकेला। बुक के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर उनको यहां पे खत्म किया हुआ है, तो तुम चाहो तो तुम भी खत्म कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व करना है तो कर सकते हो। मैंने सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बताऊं ना, वहां पे उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया इसको, पर मैंने तुम्हें ज़्यादा सॉल्व करवा दिया। चलो तुम्हारे फायदे के लिए ही है, तुम्हें और ज़्यादा पता चल गया। कर लो नोट, मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो डन। बहुत गर्मी है रे, वीडियो में पंखे की आवाज़ ना आए इसीलिए पंखा बंद करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में। सपोर्ट करना, बहुत मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा गर्मी में। 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। अब यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर कैसे आएगा। जो सेम बेस है उसे एक बार लिखो, न्यूमरेटर वाले नंबर की पावर को लिखो और उसमें से माइनस करो डिनोमिनेटर वाले नंबर की पावर को, जो कि है 1/3। अब इसको कैसे करें, 5 और 3 का पहले एलसीएम लेना होगा। अब 5 और 3 का एलसीएम अगर तुम लोगे ना तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आने वाला है। कैसे, लेके देख लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम। अब 5 और 3 अपने अपने टेबल में ही आता है, 5 1 ज़ा 5 और 3 नहीं, पहले 3 आना चाहिए ना, 3 यह हो गया 5 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा, तो 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो 7 15 आया इसका एलसीएम। 5 के टेबल में 15 किस में आता है 3 पर, और फिर 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है 5 पे, और 5 1 ज़ा
5। ऐसे करते हैं इसका एलसीएम। ये छोटी क्लासेस में भी तुमने किया ही होगा, वैसे भी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें देना चाहिए था करने के लिए, पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ। देख लो, ये बहुत छोटी क्लासेस में तुमने पता नहीं शायद 6th 7th 5th तक में पढ़ ही लिया होगा इस चीज़ को। 3 में से 5 गए तो कितने बचे? 2। अरे अभी तो बताया था यार, 2 कैसे हो सकता है? 5 में से 3 गए तो 2 बचे, पर 3 में से 5 गए तो -2 बचेंगे यार। उल्टा है ये, बड़े में से छोटा जाएगा तो सही पॉजिटिव नंबर, पर छोटे में से बड़ा जा रहा है तो -2 होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 15, ये इसका आंसर है। 7 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पे। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। यही आंसर है, हाँ जी यही आंसर है। 1 2 3 4 5। चलो, इस लेक्चर का आखिरी पड़ाव, आखिरी पार्ट इस एग्जाम्पल का अब हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। 4th पार्ट। अब इसमें यह है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब इसमें एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो अलग अलग बेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इस पूरे के जो एक्सपोनेंट है वो सेम रह जाता है 1/5 अगर एक्सपोनेंट सेम हो। तो 13 इंटू 7 कितना होता है? 221 होता है। करके देखें, मेरे हिसाब से तो 221 ही होता है, करके देख लेते हैं। 13 इंटू 17, कैमरा हिल गया क्या? मुझे ऐसा लगा, नहीं ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 8 9, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 1, 9 और 3 हो गया 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 221। तो यानी ये आ गया 221, और इस पूरे की पावर आ जाएगी 1/5। अब यहाँ पे ख़त्म है, आगे करना है? ख़त्म है, यही इसका आंसर है, 221 की पावर 1/5। तो यहाँ पर तुम्हारे ये एग्जाम्पल भी ख़त्म होती है। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। हो गया? कर ली नोट? कर ली? चलो, तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिटेल में समझना है, तो इस चैनल पर उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर तुम्हें उसे 1 शॉट में 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है तो उसके लिए 1 शॉट लेक्चर भी अपलोडेड है। अगर तुम्हें नंबर सिस्टम्स वाले इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करनी है तो वो भी इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर उन एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नहीं पता चल रहा तो वो उनके लेक्चर्स में अपलोडेड है। यानी इस चैप्टर के लेक्चर्स अलग हैं और एक्सरसाइजेस अलग से हो रही हैं। तो इसके लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा दिया गया है। चाहे वो कोई नंबर लाइन हो, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, या किसी चीज़ को नंबर लाइन पे लोकेट करना कंपास की मदद से, डी की मदद से, स्केल की मदद से, सब कुछ करवा रखा है उन लेक्चर्स में। और आज का ये जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 मैं लेकर आऊँगा, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना एक अच्छा सा, अगर जो भी इस वीडियो में तुम्हें पार्ट अच्छा लगा हो अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुँचे सबसे पहले। मैं चला, ओके बाय बाय, पढ़ लो।